फ्रेंड्स, वेलकम। आज की वीडियो की शुरुआत हम एक थॉट से करते हैं जिसका नाम है गिव टाइम। बॉस, हमें टाइम तो देना पड़ेगा, हर चीज को टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, कुछ टफ करना है, इजी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लाइफ में कभी भी कुछ बड़ा करना है ना तो टाइम तो यार देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आज आप +1 में हो, +1 के बाद कॉमर्स आपकी स्ट्रीम है, आप सोचते हो कि मैंने IAS ऑफिसर बनना है, तो क्या सर्टेनिटी है आपके पास? कुछ सर्टेन टाइम है कि इतने टाइम में मेरी IAS पूरी हो जाएगी? लगा के चलते हैं एक जो स्पेसिफाइड पीरियड है, मान के चलते हैं एग्जांपल फॉर एग्जांपल 3 साल में अगर फर्स्ट अटेम्प्ट पे हम देते हैं तो हमारा IAS का एग्जाम क्लियर होता है या IPS का एग्जाम क्लियर होता है। पर आपके पास सर्टेनिटी है कि आपका पहले अटेम्प्ट में क्लियर होगा? हो सकता है आपको एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, शायद आपको 3, 4, 5 साल लग जाए करने में। तो हमारे पास सर्टेनिटी नहीं है, टाइम तो देना पड़ेगा। लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप मानते हैं मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहा हूँ, 4.5-5 साल एक स्पेसिफाइड पीरियड है। अगर आपका एक फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता है, मगर ये जरूरी थोड़ी ना कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा यार, अटेम्प्ट ज्यादा भी लग सकते हैं। तो अपने माइंडसेट को इस हिसाब से बना के चलना कि टाइम तो लगेगा। सबसे बड़ा जो इशू आएगा ना आपकी लाइफ में, याद रखना, सबसे बड़ा इशू आएगा वो होगा सोसाइटी। आपके आसपास के रिश्तेदार, आपके दोस्त, वो आपको जीने नहीं देंगे यार। वो आपको हमेशा बोलेंगे अभी तक हुआ नहीं यार, अभी तक इतना टाइम, बाल वाइट हो गया यार, बुढ़ा हो जाएगा यार, कब होगा यार। याद रखना यार, ये कोई उनको बोलना कि अरे कोई कंकर पत्थर नहीं है जो एक कुल्हाड़ी मारी और बाहर आ गई। 10 ग्राम सोने को अगर निकालना हो ना, 10 ग्राम सोने को, तो कई टन मिट्टी और पत्थर डालने पड़ते हैं। मगर उस 10 ग्राम सोने की कीमत, उस 10 ग्राम सोने की कीमत उस 1 टन 2 टन मिट्टी पत्थर से कहीं ज्यादा होती है। ये तो यार दो कसी मारोगे पत्थर बाहर है, सोना निकालना हो तो कितनी मिट्टी हटानी पड़ती है यार, तब जाके 10 ग्राम सोना आता है। तो लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है ना तो टाइम तो लगेगा, प्रोवाइडेड आपको कंसिस्टेंटली रोज डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे अपना काम करना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे अगर आप अपना वर्क करेंगे तो लाइफ में आप जरूर सक्सेस पाएंगे। नेगेटिविटी से दूर होना, किसी की बात मत सुनना, फोकस करना और रेगुलर बेसिस पे काम करना है। हमने रेगुलर बेसिस पे टाइम हमेशा अपना यूटिलाइज करना है प्रॉपर तरीके से, बिकॉज सबसे महंगा रिसोर्सेज है टाइम। तो फ्रेंड्स, आज से लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। 3 पॉइंट तो मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूं, जिसमें नंबर 1 बिजनेस क्या होता है, उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, रेगुलरिटी क्या होती है और प्रॉफिट मोटिव क्या होता है। ये अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे उसमें मैंने अच्छी तरह ब्रीफली समझा रखा है। स्टार्टिंग करते हैं, फिर भी आज कुछ ना कुछ इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के उद्देश्य से की गई कोई भी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जैसे कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग करी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि राम ने एक डस्टर बनाया, एक डस्टर मैन्युफैक्चर किया। उस डस्टर को बनाने की कोशिश की 7 रुपए आई, उसने ये डस्टर आगे शाम को बेचा 10 रुपए का, उसने 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, उसने मैन्युफैक्चरिंग से पैसा कमाया। फिर दूसरी बात आई सेल परचेज ऑफ गुड्स। अब मान लो शाम ने प्रोडक्ट राम से परचेज करके सेम टू सेम विदाउट कोई चेंजेस करे आगे एक्स को बेच दिया। तो जो एक्स को बेचा उसने 12 रुपए का, जो मान लो एग्जांपल 10 रुपए का उसने परचेज किया राम से, उसने आगे 12 का बेच दिया एक्स को, उसने 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया। उसने कोई मैन्युफैक्चरिंग करी नहीं, शाम ने सिंपली राम से लेके वही चीज आगे 2 रुपए का प्रॉफिट ऐड करके आगे एक्स को दे दी। तो इसको कहेंगे हम सेल परचेज ऑफ गुड्स। उसने परचेज करी, आगे एज इट इज सेल कर दी। इसको हम ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, थर्ड है सर्विस। एग्जांपल लगा लो, राम ने शाम को ये डस्टर मैन्युफैक्चर करके बेचा। इन बिटवीन का जो एरिया है, डिस्टेंस है, मान लो राम रहता है हरियाणा में और शाम रहता है दिल्ली में। राम ने शाम को ये डस्टर बेचना है, तो शाम ने बीच में मोहन जो ट्रांसपोर्टर है उसकी सर्विस ली कि मोहन को कहा यार ये डस्टर पकड़, ये 10,000 डस्टर है, ये तुमने शाम को देके आने हैं। तो उसके इन बिटवीन जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हुई वो मोहन ने दी। तो हम पैसा किन तरीकों से कमा सकते हैं? एग्जांपल के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग करके कमा सकते हैं, सेल परचेज ऑफ गुड्स करके कमा सकते हैं, या सर्विस देके कमा सकते हैं। ब्रीफली मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया, अगर आपको इसको डिटेल में समझना तो आप लास्ट वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अब इसको कैसे समझे हम? इसको ऐसे समझते हैं,
राम ने शाम को अगर मोबाइल बेचा, राम ने उसके बदले इसको पैसे दिए। राम ने शाम को मोबाइल बेचा, शाम ने इसके बदले उसको कुछ कोई और मोबाइल दिया। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि राम ने जो मोबाइल शाम को बेचा उसके बदले राम पैसे भी ले सकता है। राम ने शाम को जो मोबाइल बेचा उसके बदले वो कुछ गुड्स भी ले सकता है। ठीक है, देखिए सेल करी, सेल करके पैसे आए, बात खत्म। सेल करी, सेल करके कोई मैंने गुड्स ले लिया। ठीक है, मान लो जैसे आज से 100-150 साल पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। उसमें क्या होता था कि अगर हम किसी को गुड्स बेच रहे हैं उसके बदले हमें या तो कैश दे दे, मान लो अगर कैश नहीं है तो उसके बदले हम कोई और गुड्स ले लेते थे। तो सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, राम ने मोबाइल बेचा शाम को, शाम ने उसको पैसे दे दिए, बात खत्म। राम ने मोबाइल बेचा शाम को, उसके बदले उसने उसको दूसरा मोबाइल दे दिया, उन्होंने आपस में अदला बदली कर ली। तो ये एक एक्टिविटी है जिसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं, क्योंकि आपस में उनका लेन देन हुआ। अब जो मेन पॉइंट इसमें है, इट शुड नॉट फॉर पर्सनल कंजप्शन। जैसे कि मान लो फार्मर है, फार्मर ने 100 केजी राइस प्रोड्यूस किए, उसमें से उसने 90 केजी तो मार्केट में बेचे। ठीक है, और 10 केजी उसने अपने लिए यूज करे। तो 10 केजी जो अपने लिए यूज करे उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहेंगे, बिजनेस नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने कुछ एसी अपने गोडाउन में लगाए। ठीक है, अब जो उसने एसी बनाए, प्रोड्यूस किए, पर उसने गोडाउन में लगाए, उसको भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने बेचने के लिए नहीं लगाए, ना उससे एक्सचेंज हुआ, ना उससे कुछ पैसा आया। जैसे इसमें देखेंगे ना, इसने 10 की जो 90 केजी बेचे, इसके बदले इसको पैसा रिसीव हुआ होगा, और जो बाकी बचे 10 केजी जो उसने खुद के लिए यूज करे, तो उसके बदले ना उसको कोई पैसा रिसीव हुआ, ना उसके बदले उसको कोई गुड रिसीव हुआ। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक बिजनेस एक्टिविटी तभी होगी जब उसमें सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स होंगे। मतलब या तो गुड्स रिसीव हुए हैं किसी के बदले में, या फिर उस जो मैंने बेचा उसके बदले में जो पैसे रिसीव हुए हैं, दोनों में से एक काम तो होगा। जैसे कि राम ने शाम को मोबाइल बेचा, उसके बदले या तो उसको पैसे रिसीव हुए, या फिर शाम ने वो पैसे ही तो दिए नहीं, उसके बदले कोई और मोबाइल दे दिया। तो एक एक्टिविटी इसमें होगी। अब तीसरा पॉइंट आ गया रेगुलरिटी। सिंगल ट्रांजेक्शन को हम कभी भी बिजनेस नहीं कहेंगे। जैसे कि मान लो राम ने शाम से मोबाइल लिया, राम ने शाम से 40,000 का मोबाइल लिया, उसने 2 महीने चलाया, उसको लगा यार अब मैंने मतलब बहुत हो गया, मैंने इसके सारे फीचर्स देख लिए, अब कोई नई टेक्नोलॉजी का फोन लेता हूँ। तो उसने क्या किया, राम ने OLX पे 50,000 का कोट कर दिया कि मैंने 50,000 का बेचना है। उसको बायर मिला, राम ने उसको बायर को 50,000 का बेच दिया। अब देखो 50 का बेचा, परचेज किया था शाम से 40 का, 10 का प्रॉफिट हो गया। तो क्या इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे, इसको कहेंगे कि बिजनेस हुआ? नहीं, बिकॉज ये सिंगल टाइम हुआ। बिजनेस हम तभी कहेंगे जो रेगुलर बेसिस पे हो। अब जैसे वैसे तो 50,000 का उसको रिवेन्यू हुआ, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई, प्रॉफिट भी कमा लिया उसने। 2 प्रिंसिपल्स पूरे हो गए बिजनेस के। 3 प्रिंसिपल्स होते हैं बिजनेस के, एक वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, दूसरा उसमें प्रॉफिट होना चाहिए, और तीसरा रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हुई, प्रॉफिट भी कमाया, मगर वो रेगुलर बेसिस पे नहीं हुआ। मगर अगर मान लो राम को काम बढ़िया लगा कि बढ़िया यार, जैसे 40 का लिया, आगे से 50 का बेच दिया, तो ऐसे राम ने रेगुलर बेसिस पे काम करना शुरू कर दिया। मोबाइल लेता था, आगे बेच देता था, मोबाइल लेता था, आगे बेच देता था। तो हम इसको तब एक रेगुलर एक्टिविटी कह सकते हैं, इसको बिजनेस बोल सकते हैं। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। कोई भी बिजनेस विदाउट रिस्क नहीं चल सकता। आपने सुना होगा हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे थे, मगर जो अपोजिशन थी उस समय, जो आज के टाइम में जो मेन पावर में बैठी है, आपके उस समय उसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे। आज वो पावर में आ गई है, आज आपके लिए वो हर्डल क्रिएट कर रही है, आपकी वर्किंग कंडीशन को वो डिस्टर्ब कर रही है, नए रूल्स रेगुलेशन बना रही है, जिसकी वजह से आपका काम करना आज के एनवायरमेंट में डिफिकल्ट हो रहा है। तो गवर्नमेंट के चेंज होना भी एक तरह का रिस्क क्रिएट करता है हमारे लिए। नेचुरल क्लैमिटी, कोविड के कारण कई बिजनेस ऐसे थे जो स्टार्ट हुए थे, इनिशियल स्टेज पे थे, या फिर पहले से चल रहे थे, कोविड के कारण वो आज ठप हो चुके हैं। तो एक तरह से नेचुरल क्लाइमेटी का भी रिस्क हमेशा बना रहता है। अब तीसरे जैसे मान सकते हैं टेक्नोलॉजी चेंजेस। 2008-9 के करीब नोकिया का 80 to 90% स्टेक था पूरी मार्केट में, मगर आज अगर हम आज देखें तो नोकिया मार्केट से साफ हो चुका है। ड्यू टू किस कारण? टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है सबसे रिस्की इंडस्ट्री है, डेली बेसिस पे चेंजेस आ रहे हैं। 2008-9 में एंड्रॉइड आया, नोकिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। नोकिया ने कहा हम अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करेंगे, हम एंड्रॉइड पे भरोसा नहीं करते। मगर दूसरी कंपनी जैसे सैमसंग ने उस एंड्रॉइड को अपनाया,
उस समय सैमसंग का कोई मोबाइल का कोई लेना देना नहीं था मार्केट में। आज से मान लो 1-1.5 साल पहले तक सैमसंग का शेयर मार्केट में 80-90% था। वो किस कारण हुआ? जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई, अपॉर्चुनिटीज जो मार्केट में इंक्रीज हुई, नोकिया उसे समझ नहीं पाया। एक नोकिया अगर बाहर की अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाया, अपनी वीकनेसेस पे काम नहीं किया, तो उसके लिए रिस्क क्रिएट हुआ। मगर दूसरी जगह सैमसंग ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। ठीक है, तो हमें देखना है कि बाहर की अपॉर्चुनिटी को समझना है और अपनी स्ट्रेंथ को उस अपॉर्चुनिटी के साथ लगा के मार्केट को कैप्चर करना है और अपनी वीकनेसेस पे काम करना है। तो रिस्क एलिमेंट हमेशा हमेशा बिजनेस में रहता है। पांचवा है प्रॉफिट मोटिव। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। हर धंधे का अल्टीमेटली गोल होता है कि मैंने पैसा कमाना है। ठीक है, अब पैसा किस लिए कमाना है? बिल्डिंग वेल्थ। मैंने अपनी संपत्ति क्रिएट करनी है, मैंने अपना घर बनाना है, मैंने अपनी लाइवलीहुड चलानी है, मैंने कार लेनी है, मैंने घूमना फिरना है, मैंने अपनी वेल्थ जनरेट करनी है, मैं अपने पास पैसा इकट्ठा करना है। उसके लिए हम बिजनेस करते हैं, उसके लिए प्रॉफिट कमाते हैं। और जो प्रॉफिट कमाते हैं उससे क्या होता है? हम टैक्स पे करते हैं। टैक्स से क्या होता है? गवर्नमेंट के पास टैक्स है, गवर्नमेंट किस लिए यूज करती है उसको? गवर्नमेंट सोशल वर्क के लिए यूज करती है। हॉस्पिटल बना दिए, स्कूल्स बना दिए, या फिर गवर्नमेंट इसको डिफेंस पे लगाती है, हाईवेज बनाती है। ठीक है, प्रॉफिट जो कमाया उससे गवर्नमेंट का भी भला हुआ। ठीक है, अपना तो हुआ। अब री इन्वेस्ट। मान लो मैंने 100 रुपए की कैपिटल लगाई, साल के एंड में मैंने 20 रुपए कमाए। ठीक है, उस 20 रुपए में से 10 रुपए मैं घर ले गया, 10 रुपए मैंने दोबारा बिजनेस में लगा दिए। तो अगले साल की स्टार्टिंग में मेरे पास कितने पैसे हुए? 100 रुपए पिछले साल की कैपिटल और 10 रुपए जो मैंने कमाए बिजनेस में लगाए वो। तो आज के समय में, आज के साल में मेरे पास 110 रुपए होंगे। तो मैं कह सकता हूँ जो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ उसको दोबारा बिजनेस में री इन्वेस्ट करके मैं और प्रॉफिट कमाऊंगा, क्योंकि जो मैंने पैसा पिछले साल 100 रुपए पे कमाया, आज वो 110 रुपए पे कमाऊंगा। तो प्रॉफिट के साथ भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। छठा पॉइंट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आज के समय में है कि आपने कस्टमर सेटिस्फाई करना है। जिस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर बेस ज्यादा है वो उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। तो आजकल सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है कि हमने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। जैसे कि कैसे सेटिस्फाई करेंगे? कई तरीके होते हैं। मान लो हाई क्वालिटी गुड्स दिए विद लो प्राइस, ज्यादा क्वालिटी दाम कम, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली आपके पास अट्रैक्ट होगा। या फिर इमोशनल इंटरेक्शन। मान लीजिए मेरे घर के पास एक किराने की दुकान है, उसके साथ मेरा पर्सनल बॉन्ड है, उसके साथ मेरा लेना देना काफी है। अब रिलायंस अगर रिटेल सेक्टर में आती है, रिलायंस को भी देखना है कि हमारा भी पर्सनल बॉन्ड है जो कस्टमर के साथ, वो भी वैसे हो जैसा उसके पड़ोस में ही किराने का स्टोर है। तो रिलायंस क्या करती है? आपको बर्थडे विशेष देती है, आपको दिवाली विशेष देती है, ताकि आपका एक जो पर्सनल कनेक्शन है उस कंपनी के साथ बना रहे। जो स्ट्रेंथ है, जो आपके रिटेल, जो आपके पास जो पड़ोसी दुकानदार है उसकी स्ट्रेंथ क्या है कि आपकी उसके साथ पर्सनल इंटरेक्शन है, आपका उसके साथ एक पारिवारिक रिलेशन है। रिलायंस चाहता है हम वही पारिवारिक रिलेशन हम भी बिल्ड करें, ताकि वो जो क्वालिटी लेके बैठा है वो हमारे में भी आए। ठीक है, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाई हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो एक्सटेंडेड सर्विसेज। मान लो मैं किसी दुकान पे गया हूँ, दुकान पे मेरा सामान बल्कि है, काफी बल्कि सामान है, वो मेरे लिए लेके जाना डिफिकल्ट है, मगर दुकानदार ने मुझे कहा यार आप टेंशन ना लो, आप घर जाओ, मैं लड़के को भेजता हूँ, आपके घर सामान भेज देगा। तो मुझे लगेगा वाह यार। अब इससे क्या होगा? नेक्स्ट टाइम वो वाली दुकान जिसने मेरे घर में अपने आप सामान बेचा, वो 2 किलोमीटर दूर भी होगी ना, फिर मैं पर्टिकुलर उसी दुकान पे जाऊंगा और किसी दुकान पे नहीं जाऊंगा। तो हम कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए। जिस कंपनी के पास जितना कस्टमर बेस ज्यादा है वो उतना ही प्रॉफिट कमाती है। 7वां पॉइंट आता है अनसर्टेनिटी। आपको बिजनेस में कोई सर्टेनिटी नहीं दे सकते आप कितना पैसा कमाओगे। आप 1 लाख भी कमा सकते हैं, आप 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ भी कमा सकते हैं और कहीं ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, मगर साथ में ये भी एक रिस्क साथ है कि आप लॉस में भी जा सकते हैं। सर्टेनिटी कुछ नहीं है बिजनेस में, कोई सर्टेनिटी नहीं है। हो सकता है कि आपने जो बिजनेस अभी लगाया वो अभी एक स्टार्टिंग में 1 लाख कमाया, फिर अगले साल 5 लाख कमाया और तीसरे साल आप बिल्कुल लॉस में चले गए, सब कुछ बिक गया। सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रही है, गवर्नमेंट चेंज हो रहा है, 36 जो फैक्टर्स हैं जो मैक्रो एनवायरनमेंट में चलते हैं वो साथ में चेंजेस हो रहे हैं। तो आपके लिए ग्रोथ का जो पर्सपेक्टिव है वो सर्टेन नहीं है, आपको डेली बेसिस पे आपको अपडेट होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो मैंने सिनेमा हॉल का बिजनेस किया जनवरी मंथ में 2020 में, मैंने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी, सिनेमा हॉल में मैंने पैसा लगा दिया। हुआ क्या? फरवरी में लॉकडाउन लग गया, मेरा लॉस, मेरा 1 करोड़ का अलग नुकसान हुआ। मेरी जो फिक्स कॉस्ट लग रही है अभी तक, जो बिजली का खर्चा, परमानेंट स्टाफ मेरा वहां लगा हुआ है, वो मैं दे रहा हूँ, रिवेन्यू नहीं आ रहा मुझे, लॉस तो मेरा हो रहा है ना। दूसरा, मैंने कोई फिल्म्स के राइट परचेज कर रहे हो और वो लग रहे हैं। अब फ्यूचर में भी सर्टेनिटी नहीं है कि मेरा सिनेमा हॉल चलेगा कैसे। आजकल लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वेब सीरीज में ज्यादा आ गया है। नेटफ्लिक्स में वो आधे घंटे की मूवी देखते हैं,
एज कम्पेयर टू 2 घंटे 2.5 घंटे बैठ के सिनेमा हॉल में मूवी देखना। और पब्लिक में वैसे भी कोविड के कारण आजकल अवेयरनेस है कि इकट्ठे नहीं बैठना, तो लोग अपने घर पे बैठ के मोबाइल में आजकल वेब सीरीज देख रहे हैं, मूवीज को वेब सीरीज में डिवाइड कर दिया है। तो अब जो मैंने पैसा लगाया अभी सर्टेन नहीं है कि फ्यूचर में चलेगा, अब भी मुझे लग के चल रहा है कि मेरा बॉन्ड है वो। तीसरा जैसे वाटर पार्क है, वाटर पार्क तो यार अभी भी है, अब जैसे समर का जो टाइम निकला सारा कोविड में निकला, अब विंटर्स आ गई है, विंटर्स का भी अब विंटर्स में टाउन ये वाटर पार्क तो चलने नहीं वाले, ठीक है। आने वाला समर है उसमें भी अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, शायद लोग तब भी अवेयर हों कोविड के कारण, तो ये भी अगर मैंने कोई बिजनेस ऐसा कुछ करा हो वो भी ठप हो गए होंगे। तो ये 7 ऐसे पॉइंट हैं जो बिजनेस को डिफाइन करते हैं कि अगर ये सब है ना तो आपका बिजनेस है। जैसे कि मान लो नंबर 1 है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम पैसा कमा रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, इन रिटर्न कुछ मिल रहा है, हमें कुछ कंसिडरेशन मिल रही है। कंसिडरेशन कैसे मिल रही है? कंसिडरेशन सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, कंसिडरेशन में मिल रही है, यहाँ तो मैंने माल बेचा उसके बदले पैसे मिल गए, मैंने माल बेचा पैसे नहीं मिले मगर उसके बदले मुझे कुछ रॉ मटेरियल मिल गया, कुछ गुड्स मिल गए। जो मैंने किसी को बेचा उसने कहा यार तू पैसे नहीं है मेरे पास, तू ये ले ले मेरे से। मान लो मैंने किसी को माल बेचा 1 लाख का, उसने कहा मेरे पास माल के देने के लिए पैसे नहीं है, तो उसने मुझे उसके बदले गोल्ड दे दिया, ठीक है। मैं ऐसे बेच सकता हूँ, ऐसे काम कर सकता हूँ। या रेगुलरिटी, रेगुलर बेसिस पे काम करना है, सिंगल ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी टेंस एज बिजनेस, हमें रेगुलर बेसिस पे करना है, उसको डेली बेसिस पे करना है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क हमेशा बिजनेस में रहेगा, जिस बिजनेस में ज्यादा रिस्क है उस बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट है। अब बात है प्रॉफिट की, प्रॉफिट किस लिए करते हैं हम? प्रॉफिट का मेन ऑब्जेक्टिव है हम जिस बिजनेस में ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होता है वही लॉन्ग टर्म चलता है, ठीक है। बिजनेस में प्रॉफिट किस लिए होगा? अपनी वेल्थ जनरेट करने के लिए, टैक्सेस पे करने के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, उस प्रॉफिट को दोबारा री इन्वेस्ट करके आगे अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, अपनी कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करना है। जिस कंपनी का बेस जितना, कस्टमर बेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो कंपनी उतना ग्रो करेगी। अनसर्टेनिटी, नो वन कैन गिव सर्टेनिटी ऑफ सक्सेस, बिजनेस में आप कुछ नहीं बोल सकते आपकी अब कितना चलेगा, कितने साल चलेगा, कितना आप पैसा कमाएंगे। तो इस सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके हम कह सकते हैं कि हाँ ये बिजनेस ऐसे होता है। अब तो ये तो बच्चों बात होगी कि कंसेप्ट की, हमने कंसेप्ट तो समझ लिया, अब इसको रिकॉल कैसे करें आगे फर्दर एग्जाम तक। अब ऐसे पॉइंट कई हैं, कई कैरेक्टरिस्टिक्स है, कई एलिमेंट्स है, कई फीचर्स है, कई लिमिटेशंस है, तो इन सबको याद कैसे करें? तो इसको याद करने का एक तरीका है निमोनिक कोड जिसे हम बोलते हैं, उसको हमने बनाया रेयर कप। रेयर कप कैसे? जैसे हम बोलते हैं ना भी तेरे बस की बात नहीं है, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, यार तेरे बस की काम बात नहीं है। तो वैसे हम कहेंगे यार जो बिजनेस है हर बंदे के बस की बात नहीं है, रिस्क होता है ना, नॉट योर कप ऑफ टी बॉस, तेरे बस की बात नहीं है। बिजनेस का जो एक फीचर है वो रेयर कप है, रेयर कप। अब रेयर कप कैसे? एक आर से हो गया रेगुलरिटी, ए से हो गया एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरे आर से हो गया एलिमेंट ऑफ रिस्क, ठीक है। ई से मानो हो गया सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है। और सी से हो गया अपना कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यू से हो गया अनसर्टेनिटी, और दूसरा पी से हो गया प्रॉफिट। अब ऐसे आपको मेमोराइज होगा, मेमोराइज कैसे होगा कि यार एक बिजनेस हर बंदे के पास, हर बंदे के बस की बात नहीं है, एक ये रेयर कप है, रेयर कप। तो आपको जब भी एग्जाम में या टेस्ट में जब भी पूछा जाएगा ना कि बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, फिर आपको पता लगेगा यार बिजनेस करना हर बंदे के बस की बात नहीं है, एक रेयर कप है। रेयर कप को आप ऐसे याद करेंगे, उससे क्या होगा? आपको कंसेप्ट तो पता है, पॉइंट आपको इससे याद आ जाएंगे, तो पॉइंट्स के नंबर भी आपको पूरे पॉइंट्स भी लिख पाएंगे। आपका माइंड जो एक फास्ट काम करेगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम भी सेव होगा और कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा, आप लिखोगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक उठाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फ्यूचर के लिए अपडेट के लिए आप नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको दबा सकते हैं। थैंक यू सो मच।